तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम समझेंगे क्लास 12 के एक्सरसाइज 19.13 का ये क्वेश्चन नंबर 13 से समझेंगे। दोस्तों बहुत ही प्यारे तरीके से सभी क्वेश्चन को समझना है, कैसे सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े ही प्यारे तरीके से किया जाता है और उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में भी आ जाता होगा। तो प्यारे भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखते हैं नीचे में इसका इंटीग्रल जो है ना किसके सापेक्ष निकालना है, फाई के सापेक्ष, डी फाई होगा। ठीक है, तो ये चीज़ छूट गया था क्वेश्चन में। तो देखते हैं करते हैं क्या नीचे में, या तो अगर हम पूरा कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव ऊपर में उपस्थित होना चाहिए। तो अगर हम साइन फाई को मानते हैं जेड तो उसका डेरिवेटिव कॉस फाई होगा, तो ऊपर में अवेलेबल है। लेकिन ये कॉस स्क्वायर फाई है तो नीचे वाला सबको हमको क्या करना पड़ेगा, साइन में पहले चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं ना, चेंज कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। इंटीग्रल ऑफ इस तरीके से लिख सकते हैं 3 साइन फाई, ये फाई से डरना नहीं है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात का कोण दिया हुआ है। कोण को प्रायः ग्रीक अक्षर से सूचित किया जाता है, अल्फा बीटा लैम्डा थीटा बीटा गामा, कुछ से भी तो सूचित कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस फाई इसी तरीके से रहेगा। नीचे वाले को हम सिर्फ साइन में चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, फाई माइनस कॉस स्क्वायर फाई है ना, तो इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख सकते हैं कि नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको हम फाई लिख देते हैं क्योंकि फाई है, थीटा नहीं है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4 साइन फाई। इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष, तो फाई के सापेक्ष। ठीक है, फाई को कैसे लिखा जाता था, 0 लिख के काट दो उसको, फाई हो गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। एक चरण और सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 3 साइन फाई माइनस 2 और इंटू में क्या होंगे, कॉस फाई और बट्टा। देखिएगा 5 में से 1 घटेगा तो बचेगा 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर फाई बचेगा, साइन स्क्वायर फाई, और माइनस में क्या बचेगा, 4 साइन फाई, और इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष, फाई के सापेक्ष। तो अब हम क्या कर सकते हैं, नीचे में साइन के पद में आ गया, ऊपर में भी एगो साइन के पद में है और उसका डेरिवेटिव कॉस फाई और डी फाई बचा हुआ है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं, माना जेड बराबर क्या चीज़ मान लेते हैं, साइन फाई। ठीक है, तो डी जेड क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई डी फाई, ये हो जाएगा। अब चलते हैं नाउ, इसमें हम इसका वैल्यू रखते हैं, जो चीज़ हम माने हैं वो चीज़ का वैल्यू रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 जेड हो जाएगा, चूँकि साइन फाई को हमने जेड माना तो 3 जेड माइनस 2 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 4 प्लस जेड स्क्वायर। चूँकि साइन फाई को हमने जेड माना है, साइन का स्क्वायर है ये, तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 जेड हो जाएगा। और कॉस फाई डी फाई किसके बराबर है, तो डी जेड के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी जेड। अब देखिएगा नीचे में आपको द्विघात बहुपद लग रहा है ना, 2 पावर वाला, तो इसको हम गुणनखंड अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम करेंगे इसका गुणनखंड। तो चलिए हम करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम सही रूप में पहले लिख लेते हैं। पावर 2 वाला को सबसे पहले लिख लिए, फिर पावर 1 वाला को लिख लिए 4 जेड, और फिर प्लस 4 लिख लिए, डी जेड हो गया। अब इसका गुणनखंड किया जा सकता है नीचे वाले का। गुणनखंड किस तरीके से करते हैं, तो 3 जेड माइनस 2 है, ऊपर में रहने दो। नीचे वाले का अचर पद को और एक्स स्क्वायर, चाहे 2 घात वाला जो भी चर है उसके गुणांक को गुना करते हैं, तो 4 इकाई 4 आया गुणनखंड। और इसका गुणनखंड तोड़ते हैं, गुना करने पर जो आया है इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 और 2 में टूट सकता है, तो 2 और 2 को जोड़कर पूर जाएगा बीच वाला ना। तो गुणनखंड किस तरीके से करते हैं आपको पता ही होगा, क्योंकि 12th में आ गए हैं तो ये तो पता ही होगा ना। -2 जेड और -2 जेड होगा और प्लस 4 हो जाएगा। इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष। यहाँ तक समझ गए। अब देखो इसके आगे क्या करना है, इसको गुणनखंड 2 फैक्टर में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ, ऊपर वाला तो 3 जेड माइनस 2 है, एगो फैक्टर ऐसे ही रहने देते हैं, और नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से दोनों में से जेड कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन लेने के बाद बच रहा है जेड माइनस 2, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन ले लेते हैं तो बचता है जेड माइनस 2। ठीक है, इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष। तो देखिएगा इंटीग्रल ऑफ क्या हो गया, 3 जेड माइनस 2 डिवाइडेड बाय जेड माइनस 2 इंटू जेड माइनस 2। इसका इंटीग्रल जेड के सापेक्ष। इसको हम जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो गया, 3 जेड माइनस 2 और डिवाइडेड बाय जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर। इंटीग्रल किसके सापेक्ष, जेड के। प्यारे भाइयों, इसको आप नीचे वाले को जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इसको 2 माइनस जेड का भी होल स्क्वायर लिख देते हैं ना, देखिएगा जैसे ये जेड माइनस 2 है, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने के बाद बचेगा ये 2 माइनस जेड
तो भी इसका होल स्क्वायर क्या होगा, उतना ही हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस ही होगा। 2 माइनस जेड का होल स्क्वायर भी जितना इसका आना है उतना ही इसका भी आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 3z माइनस 2 है और नीचे वाले को हम क्या लिख देंगे, 2 माइनस जेड का होल स्क्वायर इंटीग्रल किसके सापेक्ष, इंटीग्रल जेड के सापेक्ष। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें z माइनस 2 के होल स्क्वायर करने पर भी जो आंसर आता है वो भी गलत नहीं है, और 2 माइनस जेड पर करने पर जो आंसर आता है वो भी गलत नहीं है। ठीक है, दोनों ही आंसर्स आपके सही आएंगे एकदम से, दोनों ही आंसर सही है, लेकिन बुक में आंसर मैच करने के लिए यहाँ पर 2 माइनस जेड करना पड़ा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे क्या चीज़, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ये मानना पड़ता है a बट्टा जेड करके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3z माइनस 2 और बट्टा 2 माइनस जेड का इसका होल स्क्वायर है, इसको हम क्या मानेंगे, तो a बट्टा इसका पावर 1 करके एक बार मानेंगे तो 2 माइनस जेड, और प्लस b बट्टा क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके मान लेंगे तो 2 माइनस जेड का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो नीचे वाला टर्म नीचे वाले के साथ कटना है, चूँकि इसका एलसीएम उतना ही आएगा जितना ये है। ठीक है, इसका एलसीएम उतना ही आएगा जितना ये है। ठीक है, तो दोनों तो कट ही जाएगा नीचे वाला, तो बचेगा ऊपर में 3z माइनस 2 बराबर a इंटू 2 माइनस जेड का होल स्क्वायर नहीं, सिर्फ एक ही बार बचेगा, और प्लस में बच जाएंगे b। तो ऐसा वाला अगर कोई फैक्टर निकल के आता है ना जिसमें a के साथ कोई गुणनखंड है और b अकेला हो, सिंगल हो, b के साथ कोई गुणनखंड नहीं हो, तो क्या करेंगे आप वहाँ पे a b का अलग अलग वैल्यू रख के नहीं करेंगे, वहाँ पे आप तुलना कर देना। ठीक है, z का तुलना, z का गुणांक जो होगा उसका उसके साथ तुलना, और अचर पद का अचर पद के साथ तुलना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, z वाला पद को अलग करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3z माइनस 2, अब इसको गुना करके अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a और माइनस az, यही ना होगा, और प्लस b। अब देखिए z का गुणांक जो है उसका तुलना इधर से करेंगे, तो यहाँ से z का गुणांक कितना है, माइनस a है, तो ये हो जाएगा, अच्छा है यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहले z तथा अचर, z का गुणांक लिखेंगे। ठीक है, z का गुणांक और अचर पद में तुलना करने पर, z का गुणांक तथा अचर पद में तुलना करने पर, तुलना करने पर आप लिख लेना। तो इस z का गुणांक कितना है, इधर माइनस a है और इधर z का गुणांक कितना है, तो 3 है, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। अब देखिए जो z जिसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रल ज्ञात करना है उसको छोड़ करके बाकी जो भी अल्फ़ाबेट होंगे वो सभी कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2a और प्लस b है, तो 2a और प्लस b ये किसके बराबर होगा, तो अचर पद है ना, तो इधर का भी अचर पद कितना है, तो -2 है। चलिए a का वैल्यू तो आपको पता है -3 है, तो 2 और -3 को गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, प्लस b बराबर -2 हो जाएगा, तो b का मान कितना आएगा, -2 और +4, मतलब b का मान आ गया कितना, 4 नहीं होगा, ये 6 होगा, 6 होगा, प्लस में 6 है, 6 में से 2 घटेगा तो बचेगा 4, तो a का मान आया -3 और b का मान आया 4। तो यहाँ से आप इंटीग्रल इसका ज्ञात कर सकते हैं, तो a और b का वैल्यू रखेंगे वहीं से अपना इंटीग्रल निकल जाएगा। तो नाउ अब वैल्यू रखते हैं इसका, किस चीज़ को टर्म में को माने थे, इस वाले टर्म को पूरा ये वाला माने थे, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ a का वैल्यू क्या है, -3 है, तो -3 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 माइनस जेड, 2 माइनस जेड इसका इंटीग्रल जेड के सापेक्ष, और b का वैल्यू 4 आया है ना, तो प्लस इंटीग्रल ऑफ 4 अपॉन 2 माइनस जेड का होल स्क्वायर इंटीग्रल किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अब इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रल निकाल के और जेड हमने जिसको माना था उसका वैल्यू पुट कर देना है। तो देखिएगा यहाँ से ये माइनस वाला रहा, तो -3 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और 1/2 माइनस जेड का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो log ऑफ mod ऑफ 2 माइनस जेड, यही होगा ना। लेकिन z का गुणांक कितना है, -1 है, तो -1 से पूरे इंटीग्रल में भाग भी देना पड़ेगा, तो -1 से हम भाग भी दे देंगे। ठीक है, और प्लस इधर देखिएगा 4 है, तो 4 कांस्टेंट बाहर ले लिए, अंदर में क्या बचेगा, 1/2 माइनस जेड का होल स्क्वायर, 1/x² का इंटीग्रल होता है -1/x। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, -1 और बट्टा में x, मतलब 2 माइनस जेड। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान देना, जेड का गुणांक -1 है, तो -1 से आपको भाग भी देना पड़ेगा, तो ये -1 से -1 कट जाएगा और प्लस c होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या आया, ये माइनस माइनस कट कैंसिल हो गए। ठीक है, तो बचेगा क्या, 3 log ऑफ mod ऑफ 2 माइनस जेड बच रहा है ना, तो 2 माइनस, और जेड हमने जिसको माना था sin phi को माना था, तो sin phi रख देंगे इसके जगह पर, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस sin phi और प्लस यहाँ से बचेगा 4 और डिवाइडेड बाय
2 माइनस साइन फाइव, ठीक है, और प्लस सी, यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। और इस तरीके के क्वेश्चन को आपको करना है ऐसे ही सॉल्व। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। वीडियो हो गई है लगभग 10 मिनट की, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 14। इंटीग्रल ऑफ 3x + 1 डिवाइडेड बाई x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस इंटू में x + 2 है। इसका इंटीग्रल आपको x के सापेक्ष ज्ञात करना है। इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, सीधे से आपको मान लेना है। जैसे कि आपका जिस फॉर्म को आप मानते हैं उस फॉर्म में ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे यहाँ से हम जस्ट मान लेंगे। माना, क्या चीज़ मानेंगे, तो 3x + 1 इंटीग्रल के अंदर वाला जो भी टर्म है इस पूरे टर्म को हम मानते हैं x - 2 का होल स्क्वायर और इंटू x + 2, ये पूरा टर्म है ना, इसको मानेंगे a बट्टा, इसको तो दो पद में मानना पड़ेगा, एक बार x - 2 और एक बार x - 2 का होल स्क्वायर करके, ठीक है। तो x - 2 का हम कर दिए होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर अगला पद बच गया x + 2, तो प्लस सी बट्टे क्या हो जाएगा x + 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो नीचे वाला के साथ कटना ही है, हर एक क्वेश्चन में कट रहा है। नीचे वाला तो सेम आएगा ही, कट जाएगा, बचेगा a, ठीक है। a के नीचे वाला से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो x - 2 वो कट जाएगा, तो बचेगा x - 2 इंटू x + 2, ये बचेगा। बारी b की, तो b से अगर हम भाग देते हैं इसके नीचे वाला से x - 2 के होल स्क्वायर से, तो ये वाला कट जाएगा, पूरा टर्म बचेगा सिर्फ x + 2, तो इसमें x + 2 से हो जाएगा गुना। बारी c की, तो c से x + 2 से भाग करते हैं इसमें, तो बचेगा x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे हमको ए बी और सी तीनों का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर खोजेंगे। देखिएगा क्या, अगर हमको ए का मान चाहिए तो बी और सी में कोई कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। बी का मान निकालना है तो इसमें और इसमें ए और सी में फैक्टर कॉमन मिल रहा है, x - 2 x - 2। अगर ए और सी दोनों को हमको 0 करना है तो x का मान क्या रखना पड़ेगा, तो x का मान यदि हम 2 रखते हैं तो 2 में से 2 घटेगा तो 0 ये भी हो जाएगा, 2 में से 2 घटेगा तो 0 ये भी हो जाएगा। तो x का मान यदि हम 2 रखते हैं, अब यहाँ से हम क्या रखेंगे, x का वैल्यू रखेंगे और ए बी सी का वैल्यू निकलेगा। x का वैल्यू हम 2 रखें तो ये और ए वाला टर्म और सी वाला टर्म क्या हुआ, 0 हो गया, तो बचेगा सिर्फ बी वाला टर्म, मतलब बी का मान निकलेगा। अब बी का मान कितना निकल रहा है सो देखते हैं। तो देखिएगा इधर के टर्म में अगर हम x के जगह पर 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इधर वाला टर्म हो गया 7 और बराबर इधर 2 2 2 4 हो जाएगा, 4b हो गया ना। तो b का मान क्या से आएगा, यहाँ से 4/7 आ जाएगा। तो b का मान हमने रख लिया 4/7, यहाँ से निकल गया b का वैल्यू। अब चलते हैं, अगर हमको c का मान चाहिए तो इस दोनों में कॉमन फैक्टर खोजना पड़ेगा। तो हम क्या रखेंगे, x का वैल्यू -2 रखेंगे, तो हमको किस चीज़ का वैल्यू निकलेगा, c का। x का वैल्यू यदि हम -2 रखेंगे तो a और b क्या होगा, 0 हो जाएगा, वैल्यू निकलेगा c का। अब c का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखिएगा x का मान -2 रखेंगे तो 3 को -2 से गुना करेंगे तो -6 और प्लस में 1 हो जाएगा। ये दोनों तो ऑलरेडी 0 है, यहाँ c का मान, तो c इंटू में क्या बचेगा, -2 और -2 -4 होगा और -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा कितना, 16c, ठीक है। तो इधर क्या आया, -5 बराबर 16c आया, तो c का मान क्या हो जाएगा, -5/16। तो c का मान निकला -5/16। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए हमको a का मान निकालने के लिए इस दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो हम x = 0 रख के चेक कर लेते हैं, सीधी सी बात है। जिस क्वेश्चन में आपको फैक्टर नहीं मिले उसमें आप x का मान 0 रख के चेक कर लो। इसके लिए आपको होना चाहिए 2 का मान पता होना चाहिए, तो तीसरा का मान निकल जाएगा। कुछ भी रख के मान चेक कर सकते हैं, लेकिन 0 रखना थोड़ा इजी होगा। तो रखते हैं यहाँ पे, यदि x = 0 तो क्या होगा, यदि x = 0 रखेंगे तो 3x ये 0 हो जाएगा, प्लस बचेगा इधर, तो 1 बच जाएगा इधर बराबर। इधर 0 रखें तो -2 + 2, -2 और +2 गुना होकर के -4 हो जाएगा, तो -4a होगा। 0 रख रहे हैं वैल्यू, यहाँ 0 और 2 करेंगे तो ये प्लस में 2b हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पर भी 0 रख रहे हैं तो 0 में से 2 घटेगा तो -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये हो गया +4c। अब आप b और c का वैल्यू रख दो ना, यहाँ से देख करके a का वैल्यू निकल जाना है। तो 1 बराबर में क्या आया, a का मान है 4/a का मान नहीं है, तो -4a रहने देते हैं, +2 भी है ना, तो 2 और गुना b का मान है 4/7 तो हमने रख दिया, प्लस c का वैल्यू -5/16 है ना, तो डायरेक्ट आप माइनस कर लो और 4 गुना 5/16 लिख देते हैं, तो 4 चौका 16 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ रहा है, इस 4 को आप इधर लाओ
माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा बराबर। इधर 4 दूना 8/7 हो गए और माइनस क्या हो गया 5/4 हो गया, और ये एक प्लस में है उधर जाएगा तो घट जाएगा। ठीक है, तो 4a इज इक्वल टू क्या आया, इसका एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 7 28, 7 चौक 28 तो 8 8 64 और माइनस 4 7 28 तो 5 7 35 और माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। तो देखिएगा 4a बराबर कितना आया, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 64 माइनस 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 3 और 3 2 5 1 6 और बट्टा में क्या आ गया 28। कैलकुलेशन कहीं पे लग रहा है गलती है, तो देखिएगा x का मान हमने 0 रखा तो ये तो हो गया 1। ठीक है, और 0 रखेंगे यहाँ तो 0 में से 2 कट के -2 0 2, ये -4a हुआ, फिर 0 + 2 ये हो गया +2b और 0 में से 2 कटा ये हो गया +4c। b का मान क्या रखे हैं हम 4/7, c का मान रखे हैं -5/16, तो ये हो गया -5/4 -5/4। तो मीन्स यहीं पे हुआ है। देखिएगा x का मान 2 रखे हैं ना, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो इधर तो 7 होगा, इधर क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4b हो जाएगा, तो 4b बराबर यदि 7 है तो b का मान 7/4 आएगा ना, 7/4। तो यहाँ पे ये 4/7 मिस हो गया था, ये हो जाएंगे 7/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम 7/4 रखते हैं 7/4 तो ये 2 दूनी 4 कट जाएगा। ठीक है, तो 7/2 हो जाएगा ना, ये 7/2, ये तो 5/4 ठीक था, और ये हो जाएगा कितना 7/2। ठीक है, इसका एलसीएम अब यहाँ से लेंगे तो ये एलसीएम इसका कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा, 2 दूनी 4 तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इस तरीके से ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया था, हमें लग रहा था कि ये गलत है। ठीक है, तो 14 और 14 में से ये 5 और 9 घटेगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और नीचे में 4 है /4 हो जाएगा। तो यहाँ से प्यारे भाइयों a का मान क्या आया, ये 4 गुना में है, इधर भाग में चल जाएगा, मतलब 5/16 आ जाएगा। a का मान निकल के आ गया 5/16, तो इसको हम करते हैं साफ, a का मान 5/16 डायरेक्ट से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यदि x बराबर 0 रखे हैं तो हमें a का मान आया 5/16। कैसे आया सो हमने दिखा दिया सॉल्व करके। अब देखो a बराबर हम लिख लेते हैं 5/16। ठीक है, अब a b और c तीनों का मान पता चल गया, तो अब हम क्या करते हैं a b c का मान रख देते हैं इस वाले टर्म में। तो इंटीग्रल ऑफ a का मान कितना है 5/16 है कांस्टेंट, तो डायरेक्ट से बाहर में लिख लो 5/16। इंटीग्रल ऑफ क्या बचेगा 1/x-2। इंटीग्रल किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, प्लस b है, लेकिन b का मान भी प्लस में ही है, तो चलिए प्लस b कांस्टेंट है, तो ये 7/4 कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर में डायरेक्ट से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1/x-2 का होल स्क्वायर, और इंटीग्रल x के सापेक्ष प्लस c है, c का मान तो माइनस में है ना, तो -5/16 आप कांस्टेंट डायरेक्ट से बाहर में लिख लो, और 1/x-2 बच जाएगा, तो 1/x+2 है ना, x+2 का इंटीग्रल x के सापेक्ष निकाल देंगे। अब सभी का इंटीग्रल आपको पता ही है, तो वैल्यू पुट करते चलते हैं इंटीग्रल का। तो क्या हो जाएगा 5/16, ये हो जाएंगे log ऑफ mod ऑफ x-2, और प्लस ये हो गया 7/4, और 1/x² है, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा -1/x, मतलब x-2। ठीक है, और माइनस 5/16, और ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x+2 और प्लस कोई कांस्टेंट c। अब देखिए 5/16 यहाँ भी है, 5/16 यहाँ भी है, यदि हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में से तो बचेगा log ऑफ x-2 और माइनस log ऑफ x+2। इसको आप बट्टा में लिख सकते हैं log ऑफ mod ऑफ x-2 और बट्टा में ये वाला x+2। ठीक है, और माइनस हो जाएगा, 7 को -1 से गुना करेंगे तो -7/4 इंटू x-2 और प्लस c। ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। फिर आज के लिए रहने देंगे इतना ही। ठीक है, बाकी के देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।